नमस्कार मित्रों। राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो कई बार हमसे गलती होती है कि हम केवल राजनीतिक स्रोत ही ढूंढते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत आगे कैसे बढ़ा है या उसकी क्या विशेषताएं रही है। लेकिन किसी भी विषय के सिद्धांत को समझने के लिए केवल उस विषय तक अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए, अपितु उस विषय से संबंधित जो दूसरे विषय हैं उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य की राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के जो दूसरे पहलू हैं राजनीति के अलावा, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, नैतिक, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं वो भी हमें देखना चाहिए जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं। जैसे उदाहरण से मैं बताना चाहूँगा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग से बात आरंभ करें, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाती है, तो उस समय में हमें देखना होगा कि दुनिया में दर्शन में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चल रही थी। मूल रूप से समाजशास्त्र में कैसी प्रवृत्तियाँ थी, अर्थशास्त्र किधर जा रहा था, सांस्कृतिक अध्ययन जो किए जा रहे थे वो किस प्रकार के थे। अगर थोड़ी बहुत जानकारी हम उनके बारे में होगी तो हम राजनीतिक सिद्धांत में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को सही प्रकार से समझ पाएंगे। जैसे हम 2-3 अवधारणाएं ले सकते हैं जो राजनीति सिद्धांत में दूसरे विषयों से आई है। जैसे हम बात करें संरचनावाद की, जैसे हम बात करें अस्तित्ववाद की, जैसे हम बात करें उत्तर संरचनावाद की, जैसे हम बात करें आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की, जैसे हम बात करें सिद्धांत निर्माण की, हम बात करें नई राजनीतिक परिभाषा या अवधारणाओं की, जैसे राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, विकास की कल्पना है, राजनीतिक संस्कृति की बात है वगैरह। तो ये इनका सबका जो शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सब का इतिहास और इनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, तब हम राजनीति में इनके प्रयोग को सही प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद मूलतः एक साहित्य के अध्ययन करने का नए प्रकार का तरीका था। साहित्य का अध्ययन जो पहले किया जाता था संरचनावाद के आने से पहले या 19वीं शताब्दी तक, तब साहित्य के अध्ययन का अर्थ था कि साहित्य की में कला दृष्टि क्या है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों से क्या इमेज हमारी बनती है, हमारे मस्तिष्क में कैसी इमेज बनती है, किन भावनाओं को वो शब्द या प्रेजेंटेशन जो है वाक्यों में वो हमको प्रभावित करता है, और उसी के अनुरूप हम उस साहित्य को श्रेष्ठ कहते हैं या नहीं कहते हैं। यानी साहित्य हमारे मनोवेग को, हमारी भावनाओं का कितना उद्वेलित करता है और किस तरह से करता है, इस पर साहित्य की कसौटी मानी जाती थी। और इसके लिए साहित्य के जो वाक्य है वो या शब्द जो काम में लिए गए हैं, या शब्दों का जो या वाक्यों का जो सिलसिला जो उसमें बनता है उपन्यास में या कविताओं में या कहानी में, उसको देखा जाता था किस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक स्विस भाषा विज्ञानी सॉसर ने सबसे पहले इस पुरानी जो व्यवस्था चल रही थी साहित्य को देखने की, इसको चैलेंज किया और कहा कि नहीं, हमें किसी टेक्स्ट को पढ़ते समय उसमें जो संरचना है उसका अध्ययन करना चाहिए। संरचना क्या अर्थ कि यानी शब्दों के अलावा जो शब्दों के मध्य में जो गैप है, उस गैप के अंदर संरचना क्या है, यानी अंतर्निहित अर्थों को हमें समझना ज़रूरी है, तब हम ग्रंथ को सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो संरचनाएं वो होती है जो अंतर्निहित होती है,
जो शब्दों को, व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है और जिसका मूल उद्देश्य ये होता है, कार्य ये होता है कि जिनको वो जोड़ रही है उनको बनाए कैसे रखें। इसलिए इन्हें कहा जाता है स्टेटस कोइस्ट, यानी ये ग्रंथ अच्छा कैसे बने, उसको अच्छा बनाए रखने में जो संरचनाएं काम आती है वो संरचनाएं हैं, शब्द नहीं। शब्दों के मध्य के संबंध, और वो संबंध जो कि सामने नज़र नहीं आते, जो अंतर्निहित होते हैं। तो ये बड़ा एक क्रांतिकारी विचार था या साहित्य को समझने का तरीका था। इसी को आधार बनाकर क्लाउड लेवी स्ट्राउस, एक फ्रांसीसी विचारक हुआ है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसने इसका उपयोग जनजातियों के अध्ययन करने के लिए किया। ब्राज़ील में जनजाति का अध्ययन उसने किया, उसमें संरचनात्मक तरीके से उनका अध्ययन किया, क्योंकि वहाँ पर भाषा थी नहीं। तो जो सिंबल्स थे जो काम में वो लेते थे आदिवासी, उन सिंबल्स, चिन्हों के माध्यम से कैसे मीनिंग बनता है उसको उसने अध्ययन किया था, जो सभ्य समाज से बिल्कुल अलग प्रकार का था। तो संरचनावाद, इस अध्ययन का आ गया संरचनावाद। तो पहले साहित्य में आया, फिर एंथ्रोपोलॉजी में आया, और फिर एंथ्रोपोलॉजी से उसे सोशल साइंस के अंतर्गत लिया गया, इतिहास का अध्ययन करने में, राजनीति का अध्ययन करने में। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि मार्क्स का भी अध्ययन संरचनावादी तरीके से किया गया, और लुई अल्थ्यूजर का नाम लिया जाता है, इसकी 2 पुस्तकें बहुत लोकप्रिय है, फॉर मार्क्स तथा रीडिंग कैपिटल, दोनों 1965 में आई थी। फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने कहा कि मार्क्स का अब तक का जो अध्ययन किया गया वो सही अध्ययन नहीं है, हमें उसका अध्ययन संरचनावादी तरीके से किया जाना चाहिए, तब हम मार्क्स को सही प्रकार से समझ पाएंगे। ऐसा ही पोलांजा ने उसको फॉलो किया, उसने भी मार्क्स का अध्ययन संरचनात्मक तरीके से किया। संरचनावादी अधिकतर फ्रेंच फिलोसोफर थे। मिशेल फूको का नाम आपने सुना है, जिन्होंने 60 के दशक में संरचनावाद को बहुत महत्व दिलाया। बाद में 1965 के बाद में या 60 के उत्तरार्ध में, 60 के दशक के उत्तरार्ध में संरचनावाद का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उत्तर संरचनावाद आरंभ होता है, जिसका प्रणेता भी मिशेल फूको था। यानी मिशेल फूको को आप देखेंगे, हम इसके बारे कभी और बात करेंगे कि वो आधे ग्रंथों में तो संरचनावादी है, बाकी ग्रंथों में वो उत्तर संरचनावादी है। ये दोनों में अंतर है। तो अब संरचनावादी दृष्टिकोण अगर आप राजनीति के अध्ययन में देखना चाहते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि आमंड कॉलमैन स्ट्रक्चर फंक्शनल जो अप्रोच है राजनीति का अध्ययन करने में, वो आमंड एंड कॉलमैन का नाम आता है, आमंड वर्बा का नाम आता है पॉलिटिकल कल्चर में। तो ये अवधारणाएं और उनके अर्थ कहाँ से आरंभ हुए? लिंग्विस्टिक्स से, साहित्य के अध्ययन से, एंथ्रोपोलॉजी में होते हुए समाजशास्त्र में मिशेल फूको के द्वारा में आए, और वहाँ से वो राजनीति विज्ञान में आए। तो ये यात्रा अगर मैं थोड़ा सा हमें मालूम होगी, थोड़ी सी, तो जब हम पॉलिटिकल साइंस में संरचनावाद की बात करेंगे तो उसको सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो आज मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक चिंतन का अध्ययन जब करें तो जो नई अवधारणाएं, नए शब्द काम में आ रहे हैं राजनीतिक चिंतन या अवधारणाओं में, उनके मूल स्रोत तक जाने का प्रयास करें, तो हम इनको सही प्रकार से समझ पाएंगे। आज इतना देखते हैं। नमस्कार।